अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मोदी सरकार की हिंदुत्वा सोच ने एक बार फिर खित्ते को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। सूरत हाल ये है कि नई दिल्ली बारूद के ढेर पर होली का दिया जलाने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में मोदी सरकार का बगल बच्चा मीडिया मुंह से झाग निकाले बावले की घोड़ी मालिक से आगे दौड़ी के मसदाक दौड़ता चला जा रहा है। सूरत हाल कशीदा नहीं, नहायत कशीदा है। बैनुल-अक़वामी तौर पर मुअतबर जाने वाली न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक अहम इजलास के बाद भारतीय अफवाज को हमले के लिए वक्त और अहदाफ के चुनाव की ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है और इसके बाद गुज़श्ता शब मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ज़ाइया के 4 रफ़ाल तैयारे दिखाई दिए, जिन्हें देखकर पाक फ़ज़ाइया के शाहीन फ़ज़ा में बुलंद हुए और फिर भारतीय रफ़ाल कहीं दिखाई नहीं दिए। नाज़रीन, रात गए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वीडियो बयान में एक तरह से अलार्म बजाते हुए इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर कहा कि भारत 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फ़ौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी को समझने की ज़रूरत है नाज़रीन कि जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। इस होती हुई जंग को रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, ईरान और कुछ दीगर ममालिक कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन सिफारती मैदान में कमज़ोर पोजीशन के बावजूद लगता ऐसा है कि मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून सवार है, जिसे उतारने के लिए पाक फ़ौज की और अवाम हाजिर हैं। भारत तशरीफ़ लाए, पाकिस्तान उन्हें मायूस नहीं करेगा। पहले भी अभिनंदन को चाय पिलाकर वाघा पार कराया था। अब मौसम चूंकि गर्म है तो गुलाब शरबत से तवाज़ो करेंगे। बाकी अगर उन्हें किसी और मशरूब की ख्वाहिश है तो पाकिस्तान में हर जगह गाय मौजूद है। नाज़रीन, होती हुई इस जंग पर हमारे पैनलिस्ट क्या कहते हैं? क्या वाकई भारत ये हमाकत करेगा? अगर भारत ऐसा कोई एडवेंचर करता है तो इसके मुमकिना अहदाफ क्या हो सकते हैं और इस वक्त पाक फ़ज़ाइया की क्या स्ट्रेटजी होगी? रात में मकबूजा कश्मीर में भारतीय रफ़ाल जारहाना उड़ान भरते दिखाई दिए। क्या भारत इस बार सखुई और मिग के बजाय रफ़ाल भेजने का इरादा रखता है? हमारे पैनल में आज खुसूसी तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब। हमने उनसे आज खुसूसी रिक्वेस्ट की थी, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी आमद के लिए, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया सर। और साथ में जी हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आप देख सकते हैं ज्वाइन किए हुए हैं काशिफ रफ़ीक साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियोज़ ही में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उस्मान अहमद भट्टी साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मशीर भी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, लाहौर से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। सर, ब्रिगेडियर साहब, सर मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, हम देख रहे हैं कि भारत ने सरहदी गांव खाली करा दिए हैं, इजाफी फ़ौज भी बॉर्डर पर लगा दी है। दिखाई ऐसा देता है कि भारत जो है वो ये हमाकत करना चाहता है और ये हमाकत करके रहेगा। लेकिन आप सर एक सोल्जर होने के नाते सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रहे हैं? मैं ये चाहूँगी कि हमारे देखने वालों से ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बयानी में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हक़ाइक़ जो है वो मंजर-ए-आम किए और बताए, और जिससे हम बहुत अरसे से जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है तो पिछले 13 साल से भारत का रोल रहा है, और जिसको अजीत कुमार डैवल जैसे शैतान ने एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें अब इन्वॉल्व है, और इसको हम मुख्तलिफ मौके पर आपके थ्रू हाईलाइट करते रहे। अभी जो पहलगाम वाक़या हुआ है उसके बाद बाकी चीज़ें तो बहुत लेंथ में डिस्कस हो चुकी हैं। वो वहाँ पे वाक़या किसने किया, क्यों किया, बैकग्राउंड क्या था, लेकिन एक जो इस पाकिस्तान का जो स्टांस था, पाकिस्तान ने जो कहा था कि हम इस वाक़े में इन्वॉल्व नहीं है, उसकी जो कंफर्मेशन, उसकी जो वैलिडेशन इंडियन GOC नॉर्दर्न कमांड जो थे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड, जो बहुत बड़ी कमांड है और आपको पता है वो पूरे कश्मीर को कारगिल तक कवर करती है, और उसके अंदर 3-4 इन्फेंट्री डिवीजन, उन्होंने खुद कह दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं, इसके अंदर हमारे होम ग्रोन एलिमेंट्स इन्वॉल्व। अब इसके बाद तो किसी कंफर्मेशन की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी और उसके साथ जितने लोग लगे हों, अमित शाह और बाकी लोग, उनके ऊपर एक जंगी जुनून बहुत अरसे का सवाल है। आपको पहले इससे पहले उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया था, फिर बालाकोट पे जो उसने हमला किया, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। तो अभी इस वाक़े को बेस बना के, जिस तरह वो अपनी पब्लिक को भी बेसलाइट करने की कोशिश कर रहा है और गोदी मीडिया को जिस तरह उसने लगाया हक़ाइक़ को मोड़ तोड़ के पेश करने के लिए, अब उसकी उन तमाम तनाजुर में आपने कहा कि उन्होंने सरहदी देहात खाली करा दिए। बिल्कुल उसकी कंफर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से
आ रही है, मुख्तलिफ सोशल ज़राए से आ रही है, लोकल ज़राए। मैंने बहुत सारे लोगों से कसूर से ऊपर के जो गाँव हैं वहाँ पे बात की, और उन्होंने कहा जी हाँ हमने ये, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी गांव और इंडियन गांव बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लोकेटेड हैं, और वहाँ पे बहुत सारे हमारे काश्तकार हैं जो अपनी काश्तकारी कर रहे होते हैं, फसलों के अंदर मौजूद होते हैं। उन्होंने कंफर्म किया कि वहाँ से ऐसी अनाउंसमेंट हो रही है, BSF वाले कर रहे हैं कि जी गांव खाली कर दो और पीछे चले जाओ, अपना सामान ले जाओ। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई चीज ऐसी है, और कोई ना कोई चीज जब हम ऐसी कहते हैं वो क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि पहले मेरा ये बिलीव, मैं ये सोच रहा था क्योंकि पहलगाम में हमला हुआ है और पहलगाम कश्मीर के अंदर आता है, तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई लिमिटेड अटैक सपोर्टेड बाय एयरफोर्स करने की कोशिश करेंगे, यानी जो ग्राउंड अटैक करेंगे, उसके बाद एयरफोर्स को जैसे वो कह रहे हैं कि हमने टारगेट लॉक ऑन किए हुए हैं, तो कोई टारगेट देंगे, और वो टारगेट मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं, कोई पुल हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, डिफेंस इंस्टॉलेशन हो सकता है, इस तरह करके कोई चीजें हो सकती हैं जिसके ऊपर वो हमला कर सकते हैं। अब चूंकि ये चीजें जो फीडबैक आ रहा है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर से भी आ रहा है, क्योंकि खर्चा आपको पता है कि अबियाल डोगर से ऊपर जो है अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो सारा इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी इस किस्म की कोई चीज करने का इरादा रखते हैं, इसकी इंडिकेशंस आ रही हैं, तो वो क्या होगा, वो किसी भी सेक्टर में पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट हैं, पाकिस्तान की जो आउट पोस्ट हैं, उनके ऊपर हमला हो सकता है। वो हमला किस तरह का होगा, साफ जाहिर है उसमें उनकी इन्फेंट्री होगी, उनके उसमें आर्मड कोर आएगी, उसमें उनके आर्मड पर्सनल कैरियर्स आएंगे, इट विल बी सपोर्टेड बाय द फायर बराज, जिसके लिए वो आर्टिलरी डिप्लॉय करेंगे और आर्टिलरी के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में फायर करेंगे। अब जब वो फायर करेंगे तो वो फायर सिर्फ डिफेंस फोर्स पे तो नहीं होगा, वो तो फिर सिविलियन इलाकों में भी होगा, उसके जरिए सिविलियन कैजुअलिटीज भी होंगी। अभी जब ये सब कुछ होगा तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा जिस तरह का वो, क्योंकि पाकिस्तान इस काम में इनिशिएटिव नहीं ले रहा। हमारी फौज भी बार बार कह रही है, हम बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, दुनिया को भी ये बावर करा रहे हैं कि जंग जो है इस खित्ते के लिए, इस दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत ही तबाहकुन चीज है, जिसमें आपकी इकोनॉमी भी तबाह होती है, आपके सिविलियंस की भी, क्या, क्योंकि जब जंग होगी हार जीत तो बात की बात है, लेकिन उन ऑपरेशन के अंदर लेकिन नुकसान दोनों तरफ होगा, दोनों साइडों का नुकसान होगा। अब वो नुकसान जो होगा वो किसका होगा, वो तो आम आदमी का होगा ना। नरेंद्र मोदी तो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के अंडरग्राउंड बंकर में चला जाएगा। पाकिस्तान में भी जो क़यादत है वो इस तरह चली जाएगी, लेकिन जो लोग वल्नरेबल हैं उनके साथ जो कुछ होगा, क्या इंडिया इस बात का मुतम्मल हो सकता है कि वो अपने जंगी जुनून में अपने अवाम को, अपने लोगों को इन्वॉल्व करे, या तो अब किसी मकसद के तहत जंग करे, तो चलो लॉजिक समझ आता है कि जब मकसदियत ही नहीं है, जब कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, और आप एक ऐसी चीज को बेस बना रहे हैं जिसमें अब कल आपने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स की जो स्टोरी है और बड़ी लीडिंग स्टोरी है, उसकी हेडिंग क्या है, उसने कहा इंडिया इज यूजिंग पहलगाम एक्सक्यूज टू अटैक पाकिस्तान, और उसके अंदर उसने तमाम की तमाम जो डिटेल्स हैं उसके अंदर मेंशन कर दिया कि पहलगाम अटैक में जब इंडिया ने बहुत सारे सफारतकार, मगरबी सफारतकारों को बुलाया तो वहाँ वो किसी किस्म का सबूत पेश नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने वो तमाम सबूत 12 यूएनओ में भी जमा कराए हैं, कल उसको रीअफर्म किया कि जो मजीद नाम का आदमी जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है और उसको इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर है और सूबेदार, तो इससे पहले पाकिस्तान ने एक सर्विंग नेवल ऑफिसर पकड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा कि दुनिया का कानून, जेनीवा कन्वेंशन, ये कहता है और कि अगर कोई किसी मुल्क के सर्विंग ऑफिसर किसी दूसरे मुल्क में, सॉवरेन कंट्री में दहशतगर्दी की वारदातों में, इन्वॉल्व हो, तो उनको वो वॉर क्राइम्स के अंदर काउंट होगा। बिल्कुल ऐसे वॉर क्राइम्स का केस जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जा सकता है, जिसकी सजा मौत है। तो पाकिस्तान को एक तो इमीडिएटली ये केस जो था वो बहुत हफ्ते पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर रेफर करना चाहिए, क्योंकि भारत इस वक्त जो ग्राउंड इंडिकेशन है ना, मैं ग्राउंड रियलिटीज की आज की बात कर रहा हूँ, 5 बजे के वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें ये नजर आ रहा है कि भारत किसी मिस एडवेंचर का इरादा रखता है और पाकिस्तान इरादा रखता है, और पाकिस्तान जो है, आपने खुद भी फरमाया कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जाहिर है कि नुकसान उसके बाद जो है वो दोनों तरफ अवाम ही का हो रहा होगा। तो अपने अपने अवाम का दोनों ममालिक को सोचना है। पाकिस्तान तो सोच रहा है, पाकिस्तान ने तो शवाहिद भी रख दी है, सारा कुछ रख दिया है, लेकिन उसके बावजूद भारत जो है वो बिना किसी शवाहिद के, सबूतों के सारा कुछ करना चाह रहा है, ये हमाकत करना चाह रहा है। और उसी हमाकत के हवाले से सर, हम भारत जो चाह रहा है उसके इरादे क्या हैं और हमारा रिएक्शन क्या हो सकता है, हमने आपसे वक्त मांगा था। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद थे।
नाज़रीन, आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुनी, गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान क्या सलाहियत रखता है, भारत क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे जो बड़े इदारे हैं वो भी उसके इरादों को भांपते हुए सब कुछ उसके खिलाफ लिख रहे हैं, और क्या उसके खिलाफ पाकिस्तान कर सकता है ये भी सारी दुनिया जानती है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी प्रोग्राम में, हमने ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट की है इस वक्त एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब से, इस वक्त फ़ोन पर हमारे साथ, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, आई थिंक वीडियो लिंक पर हैं सर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया पहले तो ज्वाइन करने के लिए। सर अभी हम बात कर रहे थे ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब से। सर ने जो गुफ्तगू फरमाई, आई होप कि कुछ ना कुछ गुफ्तगू आप तक उनकी पहुंची होगी। लेकिन सर रात गए हमारे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं वो एक वीडियो बयान जारी करते हैं कि 24 से 36 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम हैं, भारत की तरफ से हमले की कोशिश हो सकती है। सर मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि बिना किसी शवाहिद के, बिना किसी सबूतों के और सिफारती मैदान में जो कमज़ोरियाँ हैं इस वक्त भारत के साथ जुड़ी हुई, आपको लगता नहीं है कि अगर भारत ऐसा कोई एडवेंचर करता है तो सर ये उसके गले पड़ सकता है? जी देखिए, असल में मुझे नहीं, पहली बात ये है कि मुझे नहीं पता कि वज़ीर इत्तलात ने जो बयान दिया है वो किस क्रेडिबल इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। ठीक, आई एम श्योर वो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से ये बयान दिया होगा जी। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इस वक्त तक उन्होंने जो भी इसके लिए सोचा होगा कि हम ये स्टेट मैनेज या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के बाद हमने कुछ तो आगे करने का सोचा होगा ना भारत ने। तो वो क्या एक डिसीजन पॉइंट उनके लिए क्या होगा? अगर तो रैशनल थिंकिंग हो तो अभी तक के जितने इंडिकेटर्स जिसका आपने भी जिक्र किया उसके मुताबिक तो उनको अपना ये सारा मिशन इस स्टेज पे अबॉर्ट कर देना चाहिए क्योंकि वो उनके फेवर में नहीं है। इंटरनेशनल रीजनल इन्वायरमेंट, इवन उनकी अपनी डोमेस्टिक इन्वायरमेंट जो है वो उनकी फेवर में नहीं है। लेकिन जब आप इतने तवातुर से एक हाइप बिल्ड कर रहे हों, एक आप ये बड़ी जल्दी से यानी मिनटों में आपने पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया, उससे मजीद चंद और मिनट्स में आपने एफआईआर कर ली और हर चीज, तो सारे जो एस्केलेशन की लैडर है उसमें बहुत सारे स्टेप्स तो आपने छलांग लगा के ले लिए हैं। तो अब उस बुलंदी से वापस आने के लिए कुछ इन्वायरमेंट उनको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अपनी फेस सेविंग के लिए वो ये रिस्क ले सकते हैं। इस चीज़ का जो है ना पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि वो अपनी फेस सेविंग के लिए वो कोई ना कोई जो है लिमिटेड ऑपरेशन की ऑप्शन ले सकते हैं। क्योंकि देखिए उस ऑप्शन में उनको अगर नुकसान भी होता है तो वो नुकसान वो मानेंगे थोड़ी। हमने उनके जहाज गिरा लिए, अगर ये मलबा पिछली दफा हमारी तरफ ना गिरता या अभिनंदन को हम पकड़ने में कामयाब ना होते तो वो तो कभी मानते ही ना कि उनका ये नुकसान हुआ। तो इस तरह वो एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसा सब वो अपने अवाम को दिखाने के लिए करेंगे, और बहुत सारे जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं वो भी अपने अवाम को दिखाने के लिए, उनमें अपनी फिर पाकिस्तान के साथ जिस तरह से तलखी पैदा की जाती है, जो मामलात किए जाते हैं अवाम के अंदर अपनी धाक बिठाने के लिए और फिर कहीं ना कहीं वोट हासिल करने के लिए। जैसे बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि इलेक्शन है और उस वजह से मोदी सरकार जो है पुराने अपने हथकंडों पर और अच्छे हथकंडों पर उतर आए हैं। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ प्लीज़ लाइन पर ही रहिएगा। बाकी तज्जियाकार भी हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, हम सर उनकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर अभी जिक्र फरमा रहे थे एजाज साहब के भारत अभी कुछ भी कर सकता है अपने अवाम को दिखाने के लिए, और जो प्रेशर एक उसकी तरफ से आ गया ये सारा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद उसको कहीं ना कहीं वो करने के लिए, हटाने के लिए अपने ऊपर से। सर भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर हम देख रहे हैं बहुत सारे वीडियोस, ये वीडियो मुताद्दिद दफ़ा मेरे सामने से भी गुजरे है, एक्स की भी जब हम बात करते हैं, जौहर टाउन लाहौर का एक वीडियो दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर भारत का एक हाई टारगेट, जो हाई वैल्यू टारगेट जो है वो यहाँ पर मौजूद है और भारत इसको निशाना बना सकता है। सर आपको लगता है कि भारत इतनी बड़ी हमाकत करेगा लाहौर जैसे शहर के ऊपर अटैक करने की, कुछ ऐसा करने की सर? क्योंकि ये वो सारे सवाल हैं जो अवाम के जहनों में सर उठ रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। वदूद साहब, बहुत शुक्रिया।
आसमा इकबाल साहबा, बुनियादी तौर पे ये है कि वो लाहौर में, मुजफ्फराबाद में 2-3 मकाम पर जब पहली हुकूमत थी तो उस वक्त जो उन्होंने एक्शन किया था तो यही सामने बात आई थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई थी, को मिसाइल हमला करना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में एक, लाहौर में एक, वहाँ, लेकिन फिर उसमें नाकाम हुए। अब जो उनके जनरल हैं आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, उनके बारे में यह है कि वो जंग लड़ने के काबिल नहीं है। उन्होंने भारतीय फ़ौज को चाइना के हाथों पिटवाया, एमफिल करते रहे, तालीमी अपनी असनाद पूरी करते रहे, और वो आदमी जंग लड़ने के काबिल नहीं है। लिहाजा उसको जब तैनाती की गई तो 1 महीना ताख़ीर के बाद अपने हलफ के उठाने के 3 दिन बाद जो है मोदी ने उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया। उसने तो हाथ सरेंडर कर दिए कि मैं इस काबिल नहीं हुई, हमारी फ़ौज इस काबिल नहीं है। जहाँ तक है वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं या बुफर गनों से या उनसे करते हैं या मिसाइल मारते हैं, तो उसके जवाब में पाकिस्तान के पास बेहतर मिसाइल है। जहाँ तक तैयारों की सूरत हाल है, 600 तैयारों का उसको भारत को पाकिस्तान पर अददी बरतरी है, लेकिन वो जो अददी बरतरी है उसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है। देखिए सर, भारतीय चैनल खुद मजाक उड़ा रहे थे कि गोल गोल चक्कर खा के किस तरह से, और पायलट क्या कर रहा है, खुद अपने पायलट्स का और सबका मजाक और देखें ये मोदी का और मोदी की पार्टी का एक पूरी वारदात है। 70 साल से भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी है। क्यों 70 सालों में बाकी जो है वहाँ पर दहशतगर्द हमले नहीं हुए या दूसरे हमले नहीं हुए? जब आता है तो सर, ये बड़े 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 अहम सवाल हैं। आई एम रियली सॉरी, आई नो आपके पास बड़ी सारी डिटेल है जो आप इन अटैक्स को लेकर शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि पहले सेगमेंट का सर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं ब्रेक की तरफ अगर आप इजाज़त दें अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, मैं ब्रेक के बाद अगर आपके पास आ जाऊँ। सर बहुत माजरत, अभी मैं काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। काशिफ साहब, आपको क्या लगता है, क्या मुमकिन अहदाफ हो सकते हैं भारत के, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का रद्द अमल इस पर क्या होगा और क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुमकिन अहदाफ जो भी भारत के हैं, भारत उसकी तरफ बढ़ रहा है, और गुज़िश्ता रात भी मुख्तलिफ जो स्पॉट्स हैं वहाँ पे बिलाइश्ताल फायरिंग जारी रही है, और प्रॉपर उसको रिस्पॉन्ड किया पाक फ़ौज के जवानों ने, और बहुत सारे मोर्चे उनके गिराए गए हैं। और ये बिला वजह नहीं थी बात। जो रात गए वज़ीर इत्तलात व नशरियात जो पाकिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान है, उन्होंने जब कहा कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत एडवेंचरिज्म कर सकता है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई और इसके ऊपर प्रॉपरली चीज़ें ग्रेजुअली अनफोल्ड होती रहेंगी। सो भारत के जो है वो 2-3 मोटिव्स हैं कि वो मुख्तलिफ बॉर्डर्स जो हैं, सियालकोट की तरफ से, कश्मीर की तरफ से, उधर से भी वो कोशिश करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश करेगा, और जो समंदर के रास्ते हैं वहाँ से भी, कोस्टल साइड से जो है सर्विलेंस काफ़ी ज़्यादा हार्ड हुई है। सो ये एक भारत का मामला ये है कि वो जिस जगह पे चीज़ों को ले आया, अब उसने कोई ना कोई एडवेंचर करना है, तो उसके बाद चीज़ों को कूल डाउन की तरफ जाना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दुनिया को इस बात का इदराक है कि अगर ये एक कन्वेंशनल वॉर छिड़ गई तो फिर इसका नुकसान खिते का होगा। इसलिए अमेरिका की जानिब से भी बयान आया, बाकी जो मुआलिक है उनकी तरफ से भी आया कि तहम्मुल का मुजाहरा किया, ये हर चीज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा जेस्चर है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद सेक्रेटरी जनरल UN को फ़ोन करके कहा कि आप इसके ऊपर जो जिस किस्म की चाहे तहकीकात रख लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो बातें जो DG ISPR ने कही कि जो भारत यहाँ पे इंसर्जेंसीज करवा रहा है उसके एविडेंस को भी इवेल्युएट करना चाहिए। सो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें, ये टेंशन जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगी, और उसके लिए पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की कौम जो है वो बिल्कुल तैयार है, और जो रिस्पॉन्ड इमीडिएट हुआ है उसके बाद मेरा समझता हूँ भारत जो है वो 2 कदम पीछे हटेगा। ब्रेक पे जाना है मुझे। काशिफ साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब कोई जंग लड़ी जाती है तो फौज के मोराल के साथ साथ आवाम की जो ताईद और सपोर्ट है वो यकीनन हम सब जानते हैं कि ईंधन के तौर पे काम करती है। उस्मान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी यही सवाल लेकर। जिस तरह से भारतीय आवाम सवाल उठा रहे हैं जो कुछ पहलगाम में हुआ उस पर, और जो कुछ अभी उनकी फ़ौज कर रही है, खैर हमने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया है, उनके बहुत सारे मोर्चे हमने गिराए हैं, फायरिंग अगर उन्होंने किया है तो उसका भी हमने भरपूर उसका जवाब दिया है। लेकिन आपको लगता है कि जो भारतीय अवाम सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का बोझ जो है वो भारतीय फ़ौज उठा सकेगी और फिर उतना मोराल अपना कायम रख सकेगी जिस तरह से जंग लड़ने के लिए एक मोराल होना चाहिए किसी भी फ़ौज का? उस्मान सर, देखिए, जब जंगे होती हैं मोरल तो ऑटोमेटिकली देखिए हाई तो हो जाता है, मगर बात यह है कि ब्रिगेडियर गजनफर साहब की बात में मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने कहा कि अभी मकसद नहीं है भारत का कोई जंग लड़ने का। मैं समझता हूँ कि मकसद इस वक्त मोदी का सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अपनी सियासी जो साख है उसको वो बचाना चाहता है। मोदी को ये मालूम है कि इलेक्शन होने वाला है। देखें, यहाँ ना तो पाकिस्तान में कोई पेट्रोल निकलता है, ना कोई ऐसी माइंस निकल आई है कि भारत जो है इन पर कब्जा करना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जो है वो स्ट्राइक करेगा और अपनी वो फेस सेविंग चाहता है
कि मैं भारतीय अवाम में किस तरह मकबूलियत ले सकता हूँ। हाँ। और क्योंकि आइंदा कुछ अगले हफ्ते में इलेक्शन होने वाला है वहाँ पर लोकल बॉडी का कुछ रियासतों में, इसके अलावा जो है वहाँ पर जिया सभा जो कैपिटल उनका अपर हाउस है उसका वो इलेक्शन होने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मकसद मोदी का ये है कि मैं अपनी सियासी साख को बचा लूं। मगर मैं आपको बताऊं कि ये मोदी ने अगर कोई ऐसा मिस एडवेंचर किया तो ये ऐसा भुगतेगा कि पाकिस्तानी जो फौज है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो रेडी हैं कि ये कोई ऐसी हरकत करे तो पाकिस्तानी फौज जो है वो भरपूर जवाब देगी। इसका जो है वो खुले दबे दबे लफ्जों में ऐलान हो चुका है। ठीक हो मोदी गया। ने तो बाकायदा अपनी फोर्सेस को जो है वो गो अहेड दिया है। और मैं दूसरी चीज बताऊं कि भारत जो है वो इंटरनेशनली बड़ी आइसोलेट हो गया है। ना ये चाइना उसके साथ है, पॉइंट ना ये जो अमेरिका आपने उसके फरमाया साथ है। उस्मान साहब कि भारत जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आइसोलेशन का शिकार दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा तनहा दिखाई देता है। मैं एक ब्रेक लूँगी और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपसे शेयर ये कर रहे होंगे कि भारत को ये जो एक तकलीफ है कि चाइना क्यों पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तुर्की क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ये तकलीफ उसकी अपनी जगह पे है। लेकिन दूसरा उसकी तकलीफ ये भी है कि दुनिया उस तरह से उसके साथ नहीं खड़ी है जिस तरह से मोदी सरकार ने ये सारा वावेला करने के बाद सोचा था कि दुनिया उसके साथ खड़ी होगी। और इसमें हमारे जो सिफारती महाज पर जो हमारी कोशिशें हो रही हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। मेरी इस बात से मेरे पैनलिस्ट इत्तेफाक करेंगे नहीं करेंगे, ब्रेक के बाद जानिएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन पर दिखाई देता है और इस कमज़ोर पोजीशन के बावजूद ये जो अटैक वाली हमाकत है ये पाकिस्तान के ऊपर वो करना चाह रहा है। लेकिन ये जो कमज़ोर सिफारती पेशरफ्त है इस पर मोदी सरकार जो है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है भारत के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की एफ़र्ट्स की अगर बात करें सिफारती सतह पर तो उनको बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते किए हैं, हमारे वज़ीर ख़ारिजा हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दिए हैं। मुख्तलिफ ममालिक से जब बात हुई है तो पाकिस्तान का स्टैंस क्या है वो सामने रखा गया है, पाकिस्तान के पास शवाहिद क्या मौजूद हैं, हमारे पास सबूत क्या मौजूद हैं वो दुनिया को बताए गए हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक अब हमें पाकिस्तान के हक़ में होते हुए दिखाई देते हैं। तुर्की के बारे में सबको मालूम है, चाइना की हमारे साथ सपोर्ट जो है वो सबके सामने है और उस पर भारत को एतराज़ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि हम कुछ और ममालिक को भी अपनी एफ़र्ट्स के ज़रिए अपने साथ इनफैक्ट उनको हकीकत बताते हुए कि असल में प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, शवाहिद क्या है, सबूत क्या है, उनको हम अपने साथ करने में कामयाब हो गए हैं। और ये बात जो है भारत को बहुत ज़्यादा खल रही है। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी मुझे ज्वाइन किया है शहजाद अनवर फारूकी साहब ने, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो है उन्हीं से कर लेते हैं। शहजाद फारूकी साहब बहुत शुक्रिया, एक तो बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे साथ सर आए हैं, रिक्वेस्ट हमने आपसे की, आपने कबूल की, वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, नवाजिश इसके लिए। सर ये फरमा दीजिएगा कि आप दोनों ममालिक की सिफारती पोजीशन को इस वक्त कहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने वज़ीर इत्तलात जो हैं और उससे पहले हमारे अपने वज़ीर दिफा जो हैं वो कह चुके हैं कि 3 से 4 दिन 2 दिन बड़े अहम हैं, अटैक हो सकता है। वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स जो है बड़े अहम हो सकते हैं। तो सर सिफारती पोजीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आप किसी भी मुल्क पर अटैक कर रहे होते हैं, इस तरह की कोई हरकत करने जा रहे होते हैं। तो दोनों ममालिक के सिफारती पोजीशंस में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। बात यह है कि झूठ के पाँव नहीं हुआ करते। अनफॉर्चुनेटली अब चांकिया का तो ताल्लुक ही उस सरजमीन से है और उसके बाद इन्होंने कोई गोएबल्स के सबक पढ़ लिए हैं, तो मैकावेली और गोएबल्स को मिला के ये कुछ कर रहे हैं, वहां पे जो कुछ भी कर रहे हैं एक खिचड़ी सी बनाई है हिंदुस्तान ने। तो झूठ एक ऐसी चीज है जिसको साबित नहीं किया जा सकता। आप जितने मर्जी पुरअसर तरीके से झूठ बोलें वो उसका असर अल्टीमेटली कम आखिर को पकड़ा जाता है, उसके पाँव नहीं होते। तो पाकिस्तान के साथ एक जो वाकया हुआ 25 अप्रैल वाला रिसेंटली, जिसकी कल बात हुई ISPR ने, जिसके बारे में कल तफसील से ब्रीफिंग दी, तो एक लेटेस्ट चीज आपके सामने आ गई, आपके हाथ में आ गई कि कौन क्या कर रहा है। एक तो आपने कॉक एंड बुल एक स्टोरी बनाई कि जी किस तरह से वो सयाहों पर हमला हो गया, पहलगाम में ये हो गया, वो हो गया। लेकिन वो चीजें जो कि खुद इंडिया के अंदर से लोग नहीं मान रहे कि ये इसी तरह से हुआ होगा, इवन BJP के अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई। उनके एक जो कोर कमांडर हैं उनको आपने सच बात कहने पे साइडलाइन कर दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। वो कहते हैं कि शायद एक और साजिशी थ्योरी ये भी है कि कोई 3 जज असल में टारगेट थे जो कि RSS के लोगों को रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर रहे थे मुख्तलिफ मुकदमात में।
तो उनको टारगेट किया जाना मकसूद था, और उनको टारगेट इस तरह से किया जाना था कि उसमें बहुत सारे लोग जो हैं और भी रैंडमली आ जाएं, ताकि उसको एक बड़ा वाक़े का रंग दिया जा सके। ठीक। तो ये सारी चीजें जो हैं वो जाहिर है अल्टीमेटली, और फिर जो तौसी पसंदाना अज़ाइम हैं हिंदुस्तान के और इंडिया के, वो आपको नजर आते हैं कि वो लोग कनाडा में भी ऑपरेट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं, वो अमेरिका में भी ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से तो वो ऑन रिकॉर्ड खुद कह चुके हैं कि हमने इतने लोगों को मरवाया है। हाँ। तो जब आप लाहौर से बलूचिस्तान तक हमारे नेटवर्क्स मौजूद हैं, दावा करते हैं, उनके नेटवर्क्स मौजूद हैं, और उन्होंने यहाँ पे टारगेट करके बहुत सारे लोगों को मारा है, और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की है इंटरनेशनल मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल की। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं, तो उसके बाद आप ये सोचें कि दुनिया आपके बारे में ये राय कायम करेगी कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो मैं माजरत के साथ ये अर्ज करूंगा कि भारत को अपनी स्ट्रेटेजी पर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। ऑन द अदर हैंड हमारे तो अपने हालात इस तरह के हैं कि हम इस तरह की कोई एफर्ट अफोर्ड ही नहीं करते। हाँ, ये ठीक है कि 80s में बहुत सारी चीजें होती रही, फिर 90s के शुरू में भी बहुत सारी चीजें होती रही। पाकिस्तान जो है वो किसी न किसी तरह से हिंदुस्तान के साथ जवाबी कार्रवाई में मुलविस रहा, लेकिन उसके बाद से चीजें और तरफ निकल गई, और पाकिस्तान को के पास तो अब कोई चारा ही नहीं है कि वो साफ हाथों के अलावा आलमी बरादरी के पास जा सके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आपने पोजीशन वाजे की है, पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, इन पर भी चलिए आपने गुफ्तगू फरमाई, और ये सारा वाक़या क्यों हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी शहजाद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, मुझे आगे बढ़ना है। उस्मान अहमद भट्टी साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, जब हम पाकिस्तान के सिफारती एफर्ट्स की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शुरू में जब ये सारा मामला हुआ, पहलगाम वाक़या हुआ, और उसके बाद इंडिया की तरफ से, खासतौर पर इंडियन मीडिया की तरफ से पाकिस्तान पर तनकीद शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने हुकूमत को हदफ़ तनकीद बनाने की कोशिश की और कहा कि सिफारती सतह पर जितनी एफ़र्ट्स होनी चाहिए थी उस तरह से एफ़र्ट्स नहीं हुई हैं। सर, आप भी ऐसा समझते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, भारत के मुकाबले में अगर आज हम देखते हैं तो पाकिस्तान जो है वो बेहतर सिफारती पोजीशन में आपको दिखाई देता है? अस्मा इकबाल साहबा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि सफारती सतह पर हमारी कोशिशें बहुत अच्छी हैं। जो हमारे वफाकी वज़ीरे ख़ारजा हैं उनकी बात हुई, चाइना के जो अहम हुकूमती हुकाम हैं, सऊदीया के अहम हुकूमती हुकाम से बात हुई, और देखें कोई भी इस वक्त जो है वो इंडिया की हेल्प करने को तैयार मुल्क नहीं है। और दूसरी बात, न्यूयॉर्क की टाइम की जो स्टोरी है, ये आप समझें कि भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत के मुंह पर तमाचा है कि आपके पास ना कोई सबूत है, और पाकिस्तान जिसके पास सबूत है, जितने दहशतगर्दी यहाँ पर वाकयात हुए हैं वो सबूत हैं, वो दिखाए गए हैं। देखें 1200 के करीब बताया जा रहा है कि तकरीबन जो दहशतगर्द हैं, 120 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए हैं, जो यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात करना चाहते थे, जिनमें से 71 जो दहशतगर्द है वो मारे गए हैं। इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के जरिए यहाँ पर दहशतगर्दी करवाना चाहता था, मगर यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और उनको नाकाम किया। और बात यह है कि कोई भी एक मुझे मुल्क की स्टेटमेंट बता दें, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, या कोई भी किसी एक मुल्क ने भी इंडिया के बारे में कोई सपोर्टिव स्टेटमेंट दी हो कि उनके साथ ज्यादती है। हर मुल्क को अंदाजा है कि ये खुद साख्ता उन्होंने जो है वहां पर दहशतगर्दी का वाकया करवाया ताकि वो पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर सकें, और वो इल्जाम तराशी कर रहे हैं, मगर बात इस वक्त नाकाम है। मोदी जो है अगर उसके सर चढ़कर बोल रहा है कि वो यहाँ पर जंग चाहता है, मगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी फोर्स जो है वो भरपूर रेडी है और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी पूरी हिकमत अमली तैयार है। जिन जिन जगहों को उन्होंने सिलेक्ट किया है वहां वहां हमारी फोर्सेस भी डिप्लॉय हो चुकी हैं, ताकि अगर वहां से कोई शरंगेजी होती है तो उनको हम नाकाम कर सकें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये दरअंदाजी अगर होती है, अगर अटैक होता है, कोई इस तरह की कोशिश होती है भारत की तरफ से, तो उसको नाकाम बनाने के लिए तो हम हमा वक्त तैयार हैं, फ़ौज हमारी तैयार है, हमारे अवाम तैयार है, ये आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन इस सिचुएशन को रोका जा सके, काशिफ साहब, सर आप क्या समझते हैं, जब हम मुख्तलिफ सिफारती ताल्लुकात की बात करते हैं, सिफारती सतह पर पाकिस्तान और भारत की पोजीशन की बात करते हैं, तो साथ ही साथ हम ये भी जिक्र करते हैं कि इस वक्त कौन सा मुल्क जो है वो इस पोजीशन में है कि दोनों ममालिक में सालसी का किरदार अदा कर सके, और इस जंग को, जिसको ज़ाहिर है कि जंग को तो बहरहाल रोका ही जाना चाहिए है, डिले ही किया जाना चाहिए है, तो इसके लिए कौन सा मुल्क आप समझते हैं कि बेहतर किरदार अदा कर सकता है? काशिफ साहब देखें, तमाम ममालिक
जो जंगों से गुजरे, जो बड़ी मुश्किल से तरक्की की राह पे गामजन हुए, वो ये सारे चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन रहे और जंग का मामला ना बने, माहौल ना बने। लेकिन इंटेंशन है, अगर एक फरीक जो है वो तमाम सॉलिड एविडेंस के साथ गुफ्तगू कर रहा है और दूसरी साइड पे अगर एक फरीक ढिठाई के साथ, अना और जिद के साथ जो है वो पर तोल रहा है कि मैंने हर सूरत में चढ़ाई करनी है, तो फिर यकतरफा तौर पर तो कमज़ोरी के से तो बात हो नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं आपके स्क्रीन के तवज्जो से इंडियन मीडिया और उनके जो लोग जंग के एक वावेला कर रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सियालकोट, ज़फ़रवाल और उसके अलावा शक्करगढ़ के समेत जो एरियाज़ हैं वहाँ पे डिप्लॉय है, जंगी मशक़ें जारी हैं, तोप खाना पहुँच चुका है और जवान वहाँ पे मौजूद हैं। ये तमाम एरियाज़ में हमारी बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। सोच समझ के एडवेंचरिज्म कीजिएगा। ये मैं बिल्कुल सॉलिड इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे मैंने एरिया भी बता दिए कि कहाँ पे हमारे फौजी जवान, हमारा तोप खाना वहाँ पर मौजूद है और जंगी मशक़ें जारी हैं। जहाँ तक बात है कि बैठ के गुफ्तगू करने की, अब इससे ज़्यादा प्लेटफॉर्म क्या हो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनरल सेक्रेटरी को कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के कि आप कोई भी फोरम क्रिएट कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, हमारे एविडेंस के भी करवा लीजिए और पहलगाम के हवाले से इंडिया के एविडेंस की भी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए। लेकिन भारत को मैं समझता हूँ कि एक और मिसकैलकुलेशन है। भारत को ये लगा कि मैं एडवेंचरिज्म करूँगा, इसराइल मेरे साथ खड़ा होगा, मुझे सपोर्ट करेगा। याद रखिए कि इसराइल भारत को बहुत ज़्यादा आगे जाकर सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर भरपूर तरीके से चढ़ाई इंडिया पे शुरू की, मैं तवातर से कह रहा हूँ, तो फिर इंडिया की तकसीम पे बात ख़त्म होगी। फिर यूं बात ख़त्म नहीं होगी, फिर वो मुज़ाकरात, सलाहकार जो भी हैं, ये फिर तकसीम पे जाएगा। इस सालसी का मामला देखिए जी, ईरान आपको कह चुका है कि वो सालसी कराने को तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ऑफर की है। इससे बड़े प्लेटफॉर्म क्या हो, चीन जो है वो इंटरवीन करने को तैयार है, रशिया करने को तैयार है, सऊदी अरेबिया करने को तैयार है, अमेरिका कह रहा है कि आप चीज़ों को ज़्यादा ब्लो अप ना कीजिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ से हटदर्मी ही है और नुक्ता नज़र ये है कि 10-15 दिन मुझे ज़रा ठक पटाखा कर लेने दें और मेरा जो इलेक्शन फंसा हुआ है वो इलेक्शन मेरा निकल जाए और मेरी जो मेजॉरिटी है वो मेंटेन हो जाए, तो फिर यूँ ही चलेगा। डॉक्टर साहब अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, सर आप फरमाइएगा, कौन सा मुल्क इस वक्त बेहतरीन सालसी करवाने की पोजीशन में है? सऊदी अरेबिया, क्योंकि बहुत सारे भारत के उसके साथ तिजारती मफादात, माशी मफादात जुड़े हैं, सऊदीया के उनके साथ जुड़े हैं, और वैसे भी कोई नहीं चाहेगा कि इस तरह से दो ममालिक के दरमियान, दो पड़ोसियों के दरमियान जंग हो। लेकिन सर फिर इंतज़ार किस बात का किया जा रहा है, ख़ासतौर पर सऊदीया जैसे बड़े मुल्क की तरफ से या किसी भी और अरब मुल्क की तरफ से भी? ऑल नो कि ईरान ने ये एफर्ट किया है और उसकी हम बड़ी उस चीज़ की हम उसकी कदर करते हैं, लेकिन हमें पता है कि ईरान कुछ अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ अपने पोजीशंस की वजह से उस तरह की सालिसी नहीं करवा पाएगा जिस तरह से सऊदी अरेबिया कर सकता है या इवन अमेरिका कर सकता है। सर आसमा इकबाल साहब देखें, बुनियादी तौर पर हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत किस बात पे इतराता है या चीखता है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया हमारे साथ होगी। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और उस वजह को देखने के लिए आपको नरेंद्र दामोदर मोदी और ये जो है अमित अनिल चंद्र शाह की ज़हनियत और उसकी बैकग्राउंड देखनी पड़े। एक चाय वाला है, दूसरा तेली है। उन्होंने दुनिया में जाके अमेरिकन सदर की बीवी को 15 कैरेट का हीरा दे दिया। उन्होंने उनके नायब सदर JD वैंस की बीवी को हीरों का हार दे दिया। इस तरह फ्रांस है, इसी तरह उसने इसराइल के प्रेसिडेंट के बीवी को हीरे जाके दे दिए। तो समझता है कि दुनिया ये 10 हीरे बांटने से 24 करोड़ अवाम के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। ये अक्ल उनकी काम नहीं करती। एक चाय वाला है, दूसरा तेली है, और उसी बुनियाद पे वो सोचते हैं कि 10 हीरे दुनिया में हम तकसीम करके ये कहेंगे कि कोनूर हीरा वाली ही जो है वो वहाँ पर उसी पहाड़ से निकली हैं, उसी जगह से निकले हैं और आपको दे रहे हैं। और वो अपने मुल्कों को सोचते हैं, अपनी कौम को देखते हैं, मईशत को देखते हैं, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल को देखते हैं। तो क्या 24 करोड़ अवाम के खिलाफ इनमें से कोई मुल्क खड़ा हो जाएगा? और वो मुल्क जो एटमी ताकत है, जिसके पास मिसाइल हैं, जिसके ऊपर जान देने वाले लोग हैं, और कौम अपनी सियासत को भूल कर यकजा होने वाली कौम है, उसके सामने कोई और दुनिया की ताकत खड़ी हो सकती है? इनका दिमाग ख़राब है। और इंडिया को इस बात को अंदाज़ा होना चाहिए कि जंग जब वो शुरू करेगा तो अब बंद होने वाली इंडिया किस बात पे हमला करेगा? हमला तो पाकिस्तान को करना चाहिए कि 700 साल तक हिंदुस्तान जो है मुसलमानों ने यकजा किया और एक बड़ा मुल्क बनाया।
और 700 साल की हुकूमत को अंग्रेज ने छीन कर हमें कमजोर करने के बाद मुसलमान को छोटा इलाका दे के हिंदुस्तान को दिया। इलाका तो हमें वापस लेना चाहिए। वो किस चक्कर में करते हैं? मुसलमानों को और पाकिस्तान का इलाका बनता है और पाकिस्तान को भारत को आज़ाद करके पूरे भारत पर कब्जा करना चाहिए और ये कानूनी तौर पर आईनी तौर पर हमारा हक है, क्योंकि भारत को यकजा हमने किया, ये मुल्क हमने बनाया। हक जो है वो मोदी साहब जो है ना वो हमें देना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरह की हमाकत करने जा रहे हैं। सर मैं दोबारा आऊंगी, ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। नाज़िम, ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो भारतीय रफाल तैयारों की बात करेंगे। जब ये तैयारे लिए गए थे उस वक्त भारत के अपने अंदर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मिग और सखोई की जगह जो है रफाल को देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय पायलट्स के ऊपर, जिन्होंने इनको उड़ाना है, अटैक करना है, उनके ऊपर भारत के अपने अंदर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। और क्यों ना हो, अभिनंदन जैसा वाक़या है, तैयारा लेके आते हैं, तैयारा गिरवा भी लेते हैं, फिर खैर वो तो हमारी बड़ापन था कि हमने उनको वापस कर दिया। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। 60 वर्षों में 400 हादसे और 200 पायलट हलाक हो चुके हैं भारत के। ये वही भारत है जो गिदड़ भपकियाँ लगाता हुआ दिखाई देता है पाकिस्तान को। और इंडियन एयरफोर्स की जब हम बात करते हैं तो हादसों का ये ट्रैक रिकॉर्ड उनके पायलट्स की काबिलियत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। शहजाद साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये पायलट्स की जो काबिलियत है, भारतीय एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, हम तो बात कर ही रहे हैं, उनका अपना मीडिया उनका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा है, जिस तरह से उनके तैयारे गिरते हैं और जिस तरह से पायलट्स की काबिलियत है। सर शहजाद साहब, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय फजाइया की काबिलियत पर सवाल उठते चले आ रहे हैं और ये आज की बात नहीं है, ये काफी अरसे से ये सवाल उठते चले आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि भारत के हवाले से जब दिफाई चीजों की बात होती है तो वहां पे दिफाई सौदों में कमीशन का इल्जाम लगाया जाता है और ये आज से नहीं लगाया जाता। ये आपको याद होगा कि जब राजीव गांधी थे और बोफोर्स का एक स्कैंडल हुआ जिसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी लिया गया और राजीव गांधी का नाम लिया गया, तो इस पैमाने पे जब आप वजीर आजम को इन्वॉल्व कर दें कि वो दिफाई सौदों में कमीशन लेने पर मामूर हो जाएं, तो उसके बाद आपकी चीजें इसी तरह से होती हैं। आपने ज्यादातर अपना जो दिफा के लिए या हमला करने के लिए जो हथियार खरीदे वो आपने रशिया से खरीदे, आपने फ्रांस से खरीदे, आपने उन टेक्नोलॉजीज का इंतखाब किया जहां से आपको कमीशन मिल सके। और कमीशन की बजाय जब हासिल किए हुए कमीशन पर हासिल किए हुए हथियारों को आपने इस्तेमाल करना शुरू किया, जंगी जहाजों का इस्तेमाल शुरू किया, तो अल्टीमेटली उसकी वो क्वालिटी नहीं होगी और फौजियों को उस तरह से तरबियत भी नहीं दी गई, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे मामलात इन्वॉल्व होते हैं कि फौजियों को बाहर तरबियत दिलवाने की बजाय अगर आप इधर दिलवाएंगे अगर फजाइया के लोगों को, तो उसमें और तरह के मसाइल होंगे। फिर पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज ये था कि पाकिस्तान ने खुद से तैयारे तैयार करने शुरू किए और हमारे पास अपना तरबियती मशाक तैयारे थे जिन पे ना सिर्फ पाकिस्तान ने तरबियत हासिल की बल्कि उसको बेचा भी गया और इंटरनेशनल मार्केट में उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। हो गया। तो ये काबिलियत का फुकदान तो है ही है, लेकिन ये कमीशन का एक मामला है जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा खराबी का सामना करना पड़ा। बहुत सारी खराबी जो है वो कमीशन की वजह से, और जाहिर है कि फिर तरबियत भी नहीं है। अच्छा मैं आपकी तरफ आऊँगी उस्मान साहब। रफ़ाल की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इसको एक बहुत ही जदीद तैयारा माना जा रहा है, कहा जा रहा है, ये भी कहा जाता है कि ज़ाहिर है ये वॉरहेड्स भी ले जाता है और 70 किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को बड़ी आसानी से ये हिट कर सकता है। लेकिन सर जब दोनों ममालिक के दरमियान इस तरह का एक माहौल क्रिएट हो तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है और बहुत सारी जगहों पर ये सवाल उठता भी है कि क्या हम इसका रफ़ाल का जो मुआजना है वो JF थंडर से कर सकते हैं, अपने F-16 से हम कर सकते हैं? सर देखिए जी, दुनिया डीग्लोबलाइज हो गई है। पहले ये कहा जाता था कि जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। अब वही जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है वो चाइना के पास भी है, रशिया के पास भी है। और आपको मालूम है कि जितनी दिफाई मामलात में हेल्प चाइना पाकिस्तान की कर रहा है, रशिया भी कर रहा है, इसके अलावा ईरान भी कर रहा है, इसके अलावा टर्की भी कर रहा है। तो हम दिफाई लिहाज से वो बेशक फिजाई मामलात हों या बर्री मामलात हों, पाकिस्तान इस वक्त मजबूत पोजीशन पर है और पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना जानता है। और दूसरी बात यह है कि नो डाउट आबादी के लिहाज से जो है भारत बड़ा मुल्क हो सकता है, अपनी फौज के लिहाज से भारत जो है बड़ा मुल्क हो सकता है, मगर पाकिस्तान जितनी भी पाकिस्तान की फोर्स है अभी तक पाकिस्तान भारत की आंख में खटकता है। भारत को ये मालूम है कि अगर मैं कोई शरारत करूंगा तो मुझे बुरा जवाब मिलेगा और भारत जो है वो इतने दिन जो ले रहा है उसको ये नहीं पता लग रहा है कि वो हमला कहां से करेगा और उसको जवाब कितना बुरा मिल रहा है। ये सबसे बड़ी रीजन है जो भारत अभी तक रुका हुआ है। उसको पता है कि पाकिस्तानी फौज जो है वो वेल इक्विप्ड है। अगर हम वेल इक्विप्ड ना होते
तो भारत जो है वो जिस दिन उसने शरारत की है पहलगाम का वाकया में भी उसने नेक्स्ट डे वो कर देता, मगर उसको ये मालूम है कि मैं किसी भी अगर हिस्से पे पाकिस्तान के हमला करूंगा तो पाकिस्तानी फौज के पास इतनी तैयारी मुकम्मल है कि हमें वो बुरा जवाब देंगे। ठीक हो गया, इसलिए भारत ठीक हो जो है गया। वो किसी भी शरारत से डर रहा है। ठीक है, किसी भी शरारत से डर रहा है, लेकिन हमने देखा है कि भारतीय रफाल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में जो परवाज़ है वो देखी गई, और उसके बाद जब हमारे तैयारे उड़ते हैं तो ये तैयारे जो हैं, पायलट जो हैं, दुम दबा के वहाँ से भाग जाते हैं। काशिफ साहब, एक तो ये भारतीय रफाल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में जो परवाज़ें, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, और क्या वजह है सर कि जब रूसी साख्ता मैग मौजूद है, सखोई मौजूद है, तो उन दोनों के मुकाबले में उन दोनों को छोड़कर अपने ये जो रफाल हैं इसको आगे कर रहा है भारत? सर, इसकी क्या ख़ास वजह हो सकती है, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है सर? मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ और हर उस शख्स को पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक जिसने अपना 1% भी हिस्सा डाला पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में, उनको सलाम पेश करता हूँ। सही। देखें, ये जहद मुसलसल थी कि तनकीद भी हुई, तामीर भी हुई, लेकिन आज हमारा दिफा वो एयर फोर्स का हो, वो नेवी का हो, वो अटलरी का हो, वो तोप खाने का हो, इन तमाम को एक कांस्टेंट माइंड के साथ किया गया कि हमें पता था एटम वॉर हेड हो, ये हमें पता था कि भारत और पाकिस्तान के एक दुश्मनी का मामला है और ये नहीं होगा। आज अगर हमारा दिफा मजबूत ना होता तो भारत जो है वो कब से हमें डिस्टर्ब कर चुका होता। अब उसमें एयरफोर्स की जगह, एयरफोर्स अपनी जगह है, नेवी अपनी जगह है, बाकी पाक फौज अपनी जगह, और बिलखसूस वो जवान, वो गुमनाम सिपाही हों या जो बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, उनको सलाम पेश करना चाहिए कि उनका हौसला मजबूत करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, भारत मुस्तकिल बुनियादों पे 20 साल से पाकिस्तान में तकसीम के मामले पे लगा हुआ था। उसको कैलकुलेशन ये थी कि शायद अवाम तकसीम हो गई है, पाक फौज को सपोर्ट नहीं मिलेगी और हमारे अहदाफ हासिल हो जाएंगे। आज फौज भी इकट्ठी है, दिफा भी नाकाबिल तस्खीर है, और ये भारत राफेल को इस्तेमाल कर ले, कुछ और कर ले। मैं सिर्फ एक बात आपको याद कराऊँ कि माजी करीब की बात है, हमने एक मिसाइल का जो है वो तजर्बा किया था जिसके ऊपर अमेरिका तक को परेशानी थी। ठीक हो गया। वो ऐसे मिसाइल हैं जो कहीं के कहीं मार्क हो सकते हैं, तो जिस वक्त जंग शुरू होगी तो फिर वो सारी चीज़ें रखने के लिए नहीं है, वो इस्तेमाल करने के लिए ही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी अब्दुल वदूद कुरैशी साहब। रफ़ाल की बात हम कर रहे हैं, सखोई की बात हम कर रहे हैं, और अब हम कुछ मिग तैयारों की भी बात कर लेते हैं। मिग तैयारों के बारे में तो वहाँ के अपने लोग कहते हैं कि ये तैयारे नहीं हैं, ये तो औरतों को भारत के अंदर बेवा बनाने वाली मशीनें हैं। इतनी ज़्यादा तनकीद होती है। सर, जब इस तरह की आपके पास पुराने नाकारा जहाज़ होंगे, स्क्वाड्रन्स की कमी होगी, क्रैश रेशो जो है आपका बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको नहीं लगता कि ये अवामिल जो हैं, कोई भी एयरमैन हो, उसकी कितनी भी तरबियत क्यों ना हुई हो, कहीं ना कहीं उसके मोराल को डाउन करने में असर रखते हैं, असरअंदाज होते हैं उसकी परफॉर्मेंस पे? सर आसमा इकबाल साहब, देखें, जिस राफेल का इनका शोर था, 40 इन्होंने मंगवाए हैं, 20 इंडिया में पहुंचे हैं। रात 2 तैयारे इन्होंने आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर के करीब लेके आए, और यहाँ से हमारे JF थंडर गए तो भाग गए। अगर रात हमारी सरहद के अंदर आते, जिसके मलबे की हमें ज़रूरत है, तो उनके पास 2 कम हो जाते और 20 पूरे रहते नहीं। जहाँ तक है कि उनके पास मिसाइलों का तलक है, तो उनके पास जो रेफाइल में मिसाइल लगते हैं वो 200 से लेकर 250 किलोमीटर तक मार करते हैं। अच्छा। और JF थंडर के ऊपर जो मिसाइल लगते हैं वो 300 से लेकर 350 किलोमीटर तक मार करते हैं। तो रिफाइल तो इतना कर है। जहाँ तक है C-10 जो पाकिस्तान पास है, वो दुनिया का सबसे जदीद तरीन त्यारा है। उसको तो अभी पाकिस्तान ने इनके खिलाफ इस्तेमाल किया, इनको दिखाया भी नहीं है। और इस मामले में भारत के लोग खुद कहते हैं, जब वो कहते थे पहले त्यारा गिरा तो मोदी ने कहा, कहते हैं रफाइल आ जाए, रफाइल, तो रफाइल भी आ गया। अब रफाइल आया तो रफाइल भी भाग गया है, और वो भी खड़ा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पास हवाई जहाज़ों के हवाले से, टेक्निकल हवाले से, लोगों के तजर्बे के हवाले से, लोगों के जज्बे के हवाले से सुपरमेसी है, और इस मामले में भारत खड़ा नहीं हो सकता। ये उनको इस बात का इल्म है, लेकिन अपने लोगों को बताना है, इलेक्शन जीतना है, ड्रामा करना है, उसके लिए वो त्यारे लाएंगे और कश्मीर के बॉर्डर पे, लाहौर के बॉर्डर से पाकिस्तान के अंदर नहीं आने देंगे, इसलिए कि उसका मलबा हमें चाहिए। 2 रफाइल का मलबा जब हमें मिल जाएगा तो इंशाल्लाह अगले 4 साल में रफाइल से बेहतर त्यारा हमारे पास तैयार होगा। हम खुद बना लेंगे। बिल्कुल जी, इस बात का उनको अंदाज़ा है, और यही वजह है कि बहुत सारी जगहों पर भारत के अपने अंदर अपने जो एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स हैं वो मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं, इस तरह के तैयारों के ख़रीदने पर, अपने पायलट्स की तरबियत को और हादसों को लेकर भी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। काशिफ साहब, उस्मान साहब, अब्दुल वदूद कुरैशी साहब और शहजाद अनवर फारूकी साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम साहिबान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं दोबारा।